दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो विगत वर्षों से आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन से जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल हो वो क्या कहलाता है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल हो वो क्या कहलाता है। नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, अनुपात मापनी। तो जिसमें परम शून्य होता है उसे अनुपात मापनी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण क्या कहलाता है। इदम, प्राहम, अहम, परिस्थितियाँ। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण, जिस तरह से उन्होंने आंतरिकरण में दिया है चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, उसी तरह से प्राहम, इदम, इसी तरह से 3 आंतरिकरण इन्होंने दिए हैं। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सी प्राहम। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा। फ्रीमैन ने कहा, न्यूमैन ने कहा, वाटसन ने, हॉलजिंगर ने। तो ये दोस्तों वाटसन ने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूँ, डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन का विश्वसनीयता का, उद्दीपन का उपादेयता का, उद्दीपन की सक्रियता का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग बताएंगे। ध्यान आकर्षित होने में ... की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका उद्दीपन की तीव्रता कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ... निम्नलिखित में से किस छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति और समदृष्टि, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। छात्र में रुचि और ध्यान एक दूसरे से परस्पर संबंध है और ये प्रेरणा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को ही ये प्रेरणा रहेगी तो उसके अंदर सीखने की कला उत्पन्न होगी। और फ्रायड के अनुसार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों का धारण करने तथा या उन पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण की परिभाषा दी गई है फ्रायड के अनुसार। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रायड के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। SOR, ध्यान दीजिए, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। वाटसन के अनुसार, कोफका या कोहलर के या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। SRO, तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान, मैंने अभी पहले भी बताया है, ध्यान रुचि की माँ है। इस तरह से आप याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ध्यान और रुचि से दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक पारिस्थितिकी में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में प्रसार, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें।
एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? स्मृति कहलाएगा, सीखना कहलाएगा, प्रेरणा कहलाएगा, चिंतन कहलाएगा। तो ये पिछली बार भी आया था, ये सीखना कहलाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में जब वो परिवर्तन कर लेगा तो उसे सीखना कहलाएगा। सांख्यिकी में क्वेश्चन नंबर 11, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभकृति, संचयी आवृत्ति, आवृत्ति बहुभुज, रेखा चित्र। तो ये नाम से ही पता चलता है स्तंभकृति। आइए क्वेश्चन नंबर 12, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम या कह लो पूर्ण रूप से विकास हो जाता है? विकास की किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ा में, शैशवा में? तो ये किशोरावस्था में हो जाएगा। इसमें बालक का बुद्धि की अधिकतम विकास हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसके मूल प्रवृत्तियों पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुषों पर, चूहों पर। तो ये जो कोहलर महोदय थे इन्होंने किस चीज़ पे मतलब प्रयोग किया था? तो ये वनमानुषों पे प्रयोग किए थे अपने सूझ के सिद्धांत में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस चीज़ में, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस चीज़ में भी उच्च होंगे ये आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, विश्लेषण करने में, अध्ययन में, अच्छे अंक प्राप्त करने में, सृजनशीलता में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अधिगम में ... किसने प्रभाव का नियम दिया है? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी वाटसन ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। तो प्रभाव के नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब थॉर्नडाइक ने दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याहरण की विधि का, पहचान विधि का, तार्किक विधि का, पुनः सीखना विधि का। तो ये तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया? साइमंड, मुरे, होल्ट्जमैन, बैलक। तो ये मुरे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुरे के द्वारा जो है TAT परीक्षण का विकास किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? क्रिया केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान ने विशेष भूमिका निभाई है, कहा जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निगेटिव पूछा है, नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत,
वैयक्तिकता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का भी सिद्धांत है, समन्वय का भी सिद्धांत है, वैयक्तिकता का भी सिद्धांत है, लेकिन यही वर्गीकरण का सिद्धांत ये इन्होंने नहीं दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कक्षा में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ये तत्परता के नियम पे आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान तत्परता के नियम पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। यही संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थांडाइक के द्वारा और कोहलर के द्वारा। तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने इसको दिया था प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय को। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, आगमन विधि और बहिर्दर्शन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो ये आगमन विधि के सोपान हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगमन विधि के सोपान ये सब हैं। आप लोग बताएं निगमन विधि निगमन विधि किसे कहते हैं? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। अवधान के आंतरिक अथवा अवधान के, ध्यान से बना है अवधान। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग बताएंगे। तो मैंने बताया था पहले ही, ध्यान रुचि की माँ है। ठीक है, ध्यान से बना है अवधान और इसमें रुचि है और किसी में भी रुचि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषता का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती हैं कहलाती हैं डाउन सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग बताएंगे। उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, जो 21वें जोड़े, माता के 21वें जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था में 2 स्टेजेस हैं, उसमें बताइए आप लोग कौन कौन से हैं? निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका यही आखिरी सही हो जाएगा, अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रेचनर के द्वारा, युग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, स्प्रेंजर के द्वारा। ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये किसके द्वारा? तो ये युंग महोदय के द्वारा किया गया था।